बेटा हमने बायोट-सावर्ट लॉ की 2 एप्लीकेशंस पढ़ ली। इनफैक्ट एक ही एप्लीकेशन पढ़ी, बट उसी का स्पेशल केस है तो वी हैव 2। ठीक है, अभी हम एक तीसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर फाइनली कल हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो असाइनमेंट में भी आपने देखा होगा, वी हैव समटाइम्स ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्कल कॉम्बिनेशन। जैसे ऐसा वाला एक फिगर आपको दिया था, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना था, तो सर्कल के कारण तो फाइंड कर लिया, स्ट्रेट लाइन का सबने 0 लिखा है, वो नहीं, 0 थोड़ी आएगा, एक्सिस पे नहीं है। तो किसी स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे आज। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a straight current carrying conductor. Magnetic field intensity due to a straight current carrying conductor. एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। वी कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर, सपोज ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और इस कंडक्टर के सेंटर से ए डिस्टेंस दूर हम एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, और कोई पैरामीटर गिवन नहीं है। सो बेटा हम जो भी यहाँ कैलकुलेशन करके जो भी फाइनल रिजल्ट लाएंगे, दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ आई एंड ए। देखो, कभी भी जब बायोट-सावर्ट लॉ की ये एप्लीकेशन किसकी है, बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी चूज ए स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट एक चूज कर लेंगे जिसकी लेंथ है dl। इसके कारण यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो देख लेंगे। मान लो बेटा ये एंगल थीटा है, ठीक है। डेरिवेशन जरूरी नहीं है कि हम डेरिवेशन करें, बट अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा ना आपको, तो बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाएंगी, इसलिए मैं डेरिवेशन आपके लिए करूंगा यहाँ। सो ड्यू टू ब्रीफली करेंगे, ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट the magnetic field intensity at point P is dB equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square। पूरी स्टेटमेंट ही लिख दी मैंने एज इट इज। ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl, करंट I फ्लो कर रही है, एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस है r। तो dB क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब बेटा एज्यूम करो कि ये वाला एंगल जो है ये फाई है, ये डिस्टेंस है a। अगर ये एंगल फाई है, ओ इसके सेंटर को मैं C बोल देता हूं। बस इस ट्राइंगल को एनालाइज करना है आपने। इस ट्राइंगल के बेसिस पे आप ये एक्सप्रेशन डिराइव करोगे। देखो कैसे, इन ट्राइंगल CPO, यहां देखेंगे आप, ये ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। ये थीटा जो है C पॉइंट पे है, O पे 90 है, और P पे 5 है। या इसको आप
और बेटर थोड़ा सा बनाना है तो ऐसे बना लो, ये ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। सी से लेके पी तक जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ओ से सी तक जो डिस्टेंस है उसको एल ले लो, ओ टू पी इज ए। बस इसी ट्राइंगल में से ही निकालना है आपने। क्या क्या निकालना है देखो, एक तो आर, एक डीएल और एक साइन थीटा। इस ट्राइंगल में अगर आप सबसे पहले देखो पॉइंट 5 प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, which means that 5 plus theta equals to 90, or we say theta equal to 90 minus 5। तो sin theta क्या हो जाएगा? Sin theta will be sin of 90 minus 5, which means that sin theta will be equal to cos 5। Let this is equation number 2। Sin theta equal to cos 5। इसी ट्राइंगल में OP जो है वो A है, also A by R कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos of 5, which means R is equal to A by cos 5, which means R is equal to A sec 5। Equation number 3। And finally इसी ट्राइंगल में देखो, also L by R जो है, L by R perpendicular by hypotenuse tan 5। So L is equal to R into tan 5। जब हम इसे DL पता करना है, DL कैसे मिलेगा L से? जैसे अगर DL होता, L करना होता तो इंटीग्रेट करते, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू 5। सो DL बाय डी 5 आ जाएगा। A इंटू टैन की डिफरेंशिएशन होती है बेटा sec स्क्वायर 5। सो DL विल बी इक्वल टू A sec स्क्वायर 5 d 5। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फिर आप क्या करो बेटा, ये जो इक्वेशंस हैं 2, 3 एंड 4, इन तीनों इक्वेशंस को यहां तक करो, फिर पुट करो 2, 3 एंड 4 को इन इक्वेशन 1, और मुझे बताओ ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डीबी क्या बनता है। चलिए इसको आप करिए अभी। बेटा ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डीबी आपके पास आ जाएगा μ0/4 पाई I cos 5 d 5 I by A cos 5 d 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चेक करो यही है या कुछ और आ रहा है आपका? इज इट द सेम? ठीक है बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन तो कर लेते हैं सारे, बट इंटीग्रेशन में ये चीज हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमने पूरी लेंथ को इंक्लूड किया है। पूरी लेंथ को इंक्लूड करने का मतलब देखो, हमारा ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पर है, अगर यहां से लेके यहां तक अगर एलिमेंट यहां हुआ तो ये फाई की वैल्यू मान लेते हैं φ1, और अगर एलिमेंट यहां हुआ तो ये φ2 है। लेकिन एलिमेंट तो हर कहीं है, सिर्फ यहां और यहां थोड़ी ना होगा। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, everywhere। The total magnetic field intensity due to
the entire conductor is dB mu naught by 4 pi I by a, कॉन्स्टेंट्स हैं, cos phi d phi, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, ये आपका रेफरेंस आ गया बेटा। हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, जो सिर्फ यहां तक नहीं है, यहां तक है और इधर तक भी है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी -φ1 से +φ2, ठीक है। माइनस क्यों, तभी पता चलेगा कि एक एंड पे और दूसरा दूसरे एंड पे, और हम सेंटर को रेफरेंस ले रहे हैं। dB की इंटीग्रेशन तो b हो गई, इट इज इक्वल टू μ0 I by 4 pi a, cos phi की इंटीग्रेशन होती है sin phi, फ्रॉम -φ1 to +φ2। तो जब आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट कर दोगे, μ0 I by 4 pi a sin phi2 minus sin of -φ1, पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो b है वो आ जाएगा μ0 I by 4 pi a sin phi2 प्लस sin phi1। और आप इसको ऐसे याद रखें, b इक्वल टू μ0 I by 4 pi a इंटू sin phi1 प्लस sin phi2। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहां से अभी स्टार्ट करूंगा। डेरिवेशन कर ली, डेरिवेशन एक बार देख लेना फिर से। although in CBSE सिलेबस इट इज ऑलरेडी रिटन, पुराने वाले सिलेबस में भी, नए पैटर्न के हिसाब से तो वैसे भी MCQs ही आने हैं, पुराने सिलेबस में भी इट इज मेंशन्ड क्लियरली इस एप्लीकेशन के लिए दैट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बट फिर भी डेरिवेशन कर ली जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फाई। सो फाइनली देखो रिजल्ट क्या है हमारे पास। ये अगर हमारे पास एक कंडक्टर है इसमें I करंट फ्लो कर रही है at a distance a from its center, we have an observation point। एक एंड पे जो एंगल बन रहा है ये मान लो φ1, और दूसरे एंड पे जो एंगल बन रहा है दैट इज φ2, ठीक है। सो b will be equal to μ0 I by 4 pi a sin φ1 plus sin φ2। समटाइम्स यहां पर आपको एंगल ऐसे दिखा होगा, ये θ1 और ये θ2, तो इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम यही वाला यूज करेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट अगर कभी आपको सिचुएशन गिवन है दूसरे हिसाब से, लाइक θ1 और θ2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से देखो बेटा, ये तो 90 डिग्री है इस साइड से या इस साइड से, देखो 5 + θ + 90, 5 + θ + 90 इज 180। सो हम 5 को बोल सकते हैं, या है φ1 θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस θ2 θ1 सॉरी। सो φ1 की जगह जब 90 माइनस θ1 लिखोगे, sin φ1 will become cos θ1। सो देयरफॉर b आपके पास रहेगा μ0 I by 4 pi a इंटू cos θ1 प्लस cos θ2, कैसे भी लिख सकते हैं आप, μ0 I by 4 pi a इंटू
cos theta 1 divided by cos theta 2. ठीक है, although हम ये वाला ही यूज करेंगे ज्यादा, बट ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम डायरेक्शन की बात करें, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ concentric circles. So write down this statement: the magnetic field due to a straight conductor is in the form of concentric circles. किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहीं से आप स्टार्ट करें चाहे, इज गिवन बाय, दो रूल सिखा दूंगा, एक है राइट हैंड कर्ल रूल एंड दूसरा है बेटा राइट हैंड पाम रूल। नोट कर लीजिए, मैं सिखाता हूँ। क्या लिखा मैंने कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। सर्कल्स की फॉर्म में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल। इजी है, इन योर राइट हैंड यू होल्ड ए कंडक्टर, ठीक है, इन सच ए वे कि ये जो थंब है इट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक दिस। करंट ऊपर जा रही है, आई विल होल्ड द कंडक्टर एज इफ द करंट इज गोइंग अप, फिर इन फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है राइट हैंड से करना, ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर मैं यहां से देखूं, इस साइड से देखो, these field lines are coming out, the field lines are coming out, और अगर यही उधर चल के देखें the field lines are going in। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, मान लीजिए हम करंट को ऐसे कर दें, पहले सर्कल्स खुद बना लेना हमेशा ही। ठीक है, नाउ द सेम राइट हैंड, नाउ द फिंगर नहीं, थंब इज नॉट अपवर्ड, इट इज डाउनवर्ड। ठीक है, ये डाउनवर्ड है, तो इधर से फिंगर्स आर गोइंग इन, और इस साइड से देखोगे दे आर कमिंग आउट। हाँ, दोनों रूल डिफरेंट है बट रिजल्ट सेम है दोनों से। किसी को कर्ल रूल कन्वीनियंट लगेगा, किसी को पाम रूल कन्वीनियंट लगेगा। ठीक है, ये करंट ऊपर, फिंगर्स आर आउटवर्ड एंड इनवर्ड, यहां से करंट इज डाउनवर्ड, इधर से फिंगर्स की डायरेक्शन इनवर्ड हो गई, और इधर से आउटवर्ड हो गई। राइट हैंड पाम रूल क्या है बेटा? सिंपली आपने पाम को ऐसे स्ट्रेच करो, खोलो पूरा, ऐसे रखो, थंब को रखो जिधर करंट है, और इन फिंगर्स को उस तरफ रखना जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जिधर
जैसे अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है तो पाम आउटवर्ड आ रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर होगा तो आपको ये हाथ अब ऐसे रखना पड़ेगा, द पाम विल गो इन। दोबारा देखो, पाम इज कमिंग आउट, गोइंग इन, सो व्हेन इट इज कमिंग आउट तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और उसी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, एंड व्हेन इट इज सर गोइंग पाम इन, रूल रिपीट करना। सो अब यहां देखो, करंट इज गोइंग डाउन, करंट नीचे की तरफ है, तो पाम इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, करंट इज गोइंग डाउन, पॉइंट पी उधर है, तो पाम इनवर्ड है। अगर हमने इधर पता करना होगा, देखो तो ऐसे रखेंगे, अभी पाम आउटवर्ड आएगा। तो जो पाम इनवर्ड है ये आउटवर्ड है, यहाँ आउटवर्ड है और यहाँ इनवर्ड है। जो पाम की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। फिर से देखो, करंट ऊपर जा रही, पाम आउटवर्ड, इधर वाले सारे पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ हर कहीं देखोगे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और आपको पता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर किसी भी पॉइंट के लिए देखना होगा, विल हैव टू कीप द थंब, तो ऐसे ही रखना है जिधर करंट है, फिंगर्स उधर रखनी है जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहां से लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे दोनों रूल से रिजल्ट सेम मिलेगा। सो अगर आपको पाम रूल कन्वीनियंट लगता है ये यूज कर लो, अगर आपको कर्ल रूल कन्वीनियंट लगता है वो यूज कर लो। राइट हैंड कर्ल रूल एंड राइट हैंड पाम रूल विल गिव द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नाउ वी हैव सम स्पेशल केसेस। वन स्पेशल केस इज कि अगर इस कंडक्टर की लेंथ इनफिनाइट है, if length of conductor is infinite, मतलब देखो समझना ध्यान से, इतनी लेंथ रखी तो ये था हमारा φ1 और ये था हमारा φ2, φ2 φ1। अगर लेंथ थोड़ी बढ़ा दूं, मान लो लेंथ इतनी हो गई, तो ये हो गया φ2, बढ़ गया ना। लेंथ और बढ़ा दो, φ2 और बढ़ जाएगा। इधर से भी लेंथ बढ़ाओ, φ1 बढ़ गया, और बढ़ेगा, मैक्सिमम कितना ही हो जाएगा। थिंक अबाउट इट, if the length of the conductor is infinite, तो φ1b और φ2b दोनों 90 के बराबर। नहीं समझ आया तो दोबारा बता दूंगा। तो b कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, so it would be equal to म्यू नॉट आई 4 पाई a 1 प्लस 1, क्योंकि साइन 90 1 होता है, सो आपके पास b बनेगा म्यू 0 आई बाय 2 पाई a। किसी इन्फिनेटली लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द वायर इज म्यू 0 आई बाय 2 पाई a। देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि लेंथ इनफाइनाइट होने पे φ1 और φ2 90 कैसे होंगे। फिर आगे दूसरा केस बताऊंगा। फिर से देखो φ1 और φ2 90 कैसे हुए, इजी है यार। ये हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, मान लीजिए xy, फाइनाइट लेंथ, ये डिस्टेंस a है, ठीक है, फ्रॉम द वायर एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a, कहीं से भी ले सकते हैं। ये एंगल है φ1 और ये एंगल है φ2। एक समझो ना, पहले मान लो ये लेंथ थोड़ी ज्यादा होती, इधर तक ऊपर भी होती, तो ये होना था φ1, ज्यादा होता ना, लेंथ और ज्यादा होगी तो φ1 और ज्यादा हो जाएगा। लेंथ इन्फिनिटी तक हो जाएगी तो φ1 कितना हो जाएगा, सोचो। इन्फिनिटी हो गई तो दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, तो ये ए के बीच में देखना है ना, ऐसे देखो, ये कंडक्टर इन्फिनिटी तक तो ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, सेम चीज ऊपर,
सेमी इन्फिनाइट वायर भी होती है। अब टेक्निकली सेमी इन्फिनाइट जो है दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि इन्फिनिटी का हाफ नहीं होता, लेकिन सेमी इन्फिनाइट के बोलने का यहां मतलब यह है कि अगर हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी वायर है, देखो एक एंड के सामने है, दूसरी तरफ है ही नहीं, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से वायर आके यहां तक एंड हो गई, करंट फ्लो कर रही है आई, इसके सामने ही हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब ऊपर तो एंगल बना ही नहीं, तो बोलेंगे फाइव 1 तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये फाइव 1 है, बट फाइव 2 जो है दैट इज 0। जब फाइव 1 और फाइव 2 दोनों की आपके पास वैल्यूज आ गई, तो बी कितना आएगा, म्यू 0 आई बाय 4 पाई ए ही आएगा। साइन फाइव 1 विल बी 1, साइन फाइव 2 विल बी 0, साइन 0 0 होता है। अब पूछो इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट देखें बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर जो है, इसकी एक एप्लीकेशन देखें। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म में कंडक्टर है, ठीक है, एक क्लोज लूप है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। इस स्क्वायर की हर एक साइड जो है, स्क्वायर की हर एक साइड है 2a, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2a। करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है। तो बताओ इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। एक स्क्वायर गिवन है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2a and the current flowing in the square is I. What is magnetic field intensity at the center? पहले क्या करो बेटा, स्क्वायर गिवन है तो इसका मतलब 4 स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन का कंट्रीब्यूशन देखो क्या है। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन 1, यहां पर देखना हमने, अभी जो डेरिवेशन की उसके साथ कंपेयर करो। सेंटर से यहां से देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हुआ a। अभी हमने 5 1 और 5 2 बनाए थे, कहां पे बने थे, देखो ये कंडक्टर था 5 1 5 2, कहां बने हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये 5 1 और ये 5 2। कितने कितने होंगे ये दोनों एंगल, थोड़ी सी ज्योमेट्री है। अगर आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सो इसका मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 है, सो ईच एंगल विल बी 45। सो अगर ये हमारा पहला स्क्वायर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा स्क्वायर है, तो 4 स्ट्रेट लाइन है, पहले वाले के कारण कितना होगा। अब मुझे बताओ क्या ये इनफाइनाइट है क्या लेंथ, स्क्वायर है, इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, इनफाइनाइट होती तो स्क्वायर थोड़ी ना बनता। साइन 5 1 दैट इज साइन 45 प्लस साइन 45, इट मीन्स v1 equals to mu naught I by 4 pi a into 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2 हो गया। अब इसको नहीं छेड़ना, आप सीधा लिख लो v1 equal to mu naught I by 4 pi a into 2 by root 2. This is magnetic field intensity at the center of a square coil due to one side. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, पॉइंट इधर है, तो पाम तो आउटवर्ड आ रहा है, अगर ये पाम आउटवर्ड आ रहा है तो यहां डॉट लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, यही डायरेक्शन है। अब इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन कैसी होगी, सेकंड वाले के कारण, देखो करंट ऊपर जा रही है और पॉइंट पी उधर है,
फिर से पाम आउटवर्ड है, सो सेकंड वाले के कारण भी आउटवर्ड, थर्ड वाले के कारण भी आउटवर्ड और फोर्थ वाले के कारण भी आउटवर्ड। अभी करंट नीचे है तो पॉइंट उधर हो गया, देख लो, करंट इधर तो पॉइंट ऊपर, पाम दिख रहा है आपको बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये करंट पॉइंट इधर आ गया, इसलिए फिंगर्स, इन फिंगर्स को हमेशा किधर रखना है, जिधर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो, और थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये B1 की डायरेक्शन, B2 की डायरेक्शन, B3 की डायरेक्शन, B4 की डायरेक्शन सेम होगी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O is B equals to 4B1. 4B1, that would be equal to 4 times mu naught I by 4 pi A into 2 by root 2, डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल सकते हो अभी, क्योंकि एक और करना है अभी आपने। नो सर। Suppose we have an equilateral triangle, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड है A। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड है A। करंट फ्लो कर रही है इस ट्राइंगल में I। तो बताओ इसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? What will be the magnetic field intensity at the centroid of an equilateral triangle? करो, क्या होता है बेटा सेंट्रॉइड? कौन से पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। और सेंट्रॉइड जो है किसी भी मीडियन को इंटरसेक्ट करता है इन द रेशियो 2:1। मीन्स अगर मैं आपको ज्योमेट्री बताऊं, इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री ये भी मुझे बतानी पड़ रही है। देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईच साइड विल बी A, Momina, let's see what will be this height H. Pythagoras theorem लगाइए, this height will be √3/2A। सो अगर मैं इस डिस्टेंस को, सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है, इसको मैं x बोल लूं, x will be 1/3 of H, so it will be equal to 1/3 into √3/2A। और ये जो √3/3 है, इसको आप 1/√3 भी बोल सकते हो। So x will be equal to 1/2√3A। पता चला? ये अगर डिस्टेंस को मैं x बोल लूं तो x कितना होगा? 1/3 of H, क्योंकि 2:1 की रेशो में इंटरसेक्ट करता है मीडियन, सेंट्राइड मीडियन को। ये 2/3 है और ये 1/3 है। किसका? हाइट का। हाइट कैसे आ गई √3/2H? यहाँ इस छोटी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। सो आपके पास ये अगर x आ गया, यहां से देखोगे अब ये वाला एंगल कितना है? ऐसे थोड़ी हो जाएगा नीट जेई भाई। ये वाला एंगल भी 60 है और ये वाला एंगल भी 60 है। मीडियंस के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है। नहीं तो ज्योमेट्रिकली ऐसे देखो, मीडियन है तो मतलब ये 30 होगा, ये 90 है तो ये तो 60 ही चाहिए, होना चाहिए। सो B1 कितना बनेगा?
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि डिस्टेंस को एक्स नाम दिया, इनटू साइन 60 प्लस साइन 60। ठीक है, सो b1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स की जगह लिख दिया 1 बाय 2 रूट 3 a रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 2। so it will become 2 root 3 by 4 pi a, ये 2 root 3 ऊपर चला गया, mu 0 I into 2 root 3 by 2. This 2 and 2 will be out. 2 into 3 will become 6. mu 0 I divided by 4 pi a आंसर होगा। चेक करो आप इसको, कहीं गड़बड़ है क्या? एक का, लेकिन जब आपने तीनों का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करना 3 के साथ। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, करंट इधर फ्लो कर रही है, पॉइंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही रहेगी। पहले एक कंडक्टर का फाइंड करो, और फिर सिंस तीनों के डायरेक्शन सेम है और बाकी ज्योमेट्री भी सेम है, क्योंकि साइड बराबर है, डिस्टेंस बराबर रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना। सो फाइनली 18 mu 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई a। ठीक है, इतना कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट बायोट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, इसको पढ़ो दोबारा से, क्वेश्चंस करो, और कल मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जितना भी अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड।